नमस्कार साथियों, मैं बबलू धाकड़ स्वागत करता हूं आप सभी का धरणीधर एग्रो क्लास एज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं एंटोमोलॉजी के अंदर थोरेक्स के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। थोरेक्स क्या होता है, इसका हमने एक सेशन ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। उसके अंदर हमने थोरेक्स से रिलेटेड जो भी टर्म थे उनके बारे में हमने देखा था। उसके बाद में हमने थोरेक्स के अंदर या वक्स के अंदर दो प्रकार के उपांग पाए जाते हैं। पहला होता है हमारे टांगे होती है, दूसरे होते हैं पंख होते हैं, जिसके अंदर हमने टांगों के बारे में विस्तार से एनालिसिस किया था। आज के सेशन में हम थोरेक्स के अंदर जो विंग्स होते हैं उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। अब विंग्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक आते हैं, सबसे पहले हम उन पर एक नज़र डाल लेते हैं। उसके बाद में हम उन छोटे छोटे टॉपिक को लेते हुए आगे बढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है ना। तो आप भी टॉपिक डालिएगा। थोरेक्स या वक्स के अंदर पंख, थोरेक्स या वक्स के अंदर क्या हो जाएगा, पंख हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना होता है, सबसे पहले हम एक छोटी सी नज़र डाल लेते हैं। तो इसके अंदर हमें लगभग 7 से 8 टॉपिक के बारे में पढ़ना होगा। कौन कौन से टॉपिक, उनके नाम देख लेते हैं। सबसे पहले हमको देखना होगा विंग मार्जिन क्या होता है, विंग मार्जिन क्या होता है। उसके बाद में हम देखेंगे विंग एंगल क्या होता है, यानी कि विंग जो होता है, पंख जो होते हैं उनके अंदर एंगल कहाँ कहाँ पर बन सकता है, उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद में हम जो सिराएँ होती हैं उनके बारे में देखेंगे कि सिराएँ किस प्रकार की होती हैं, सिराओं का विन्यास किस प्रकार का होती है। ये फिर सिराएँ अलग आगे जाकर 2 प्रकार की होती हैं। एक तो होता है हॉरिजॉन्टल विंस होती है, एक होती है हमारे क्रॉस विंस होती है, उनके बारे में देखेंगे। उसके बाद में हम कपलिंग डिवाइसेस के बारे में चर्चा करेंगे कि कपलिंग डिवाइस क्या होते हैं, इनके बारे में देखेंगे। ये भी लगभग 3-4 तरह के होते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे इसके अंदर मॉडिफिकेशन ऑफ विंग्स के बारे में देखेंगे कि पंखों का रूपांतरण किस प्रकार का होता है। तो जैसे हम बात करें, इलाइटर हो जाएगा, टेगमिना हो जाएगा, हल्टर हो जाएगा, शूडो हल्टर हो जाएगा। ये कुछ इसका मॉडिफिकेशन होता है पंखों के, तो इनके बारे में हमको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो और भी कोई अगर छोटा टॉपिक छूट जाएगा तो वो इनके अंदर कवर हो जाएगा। तो मेजर जो पंखों के अंदर हमें जिन टॉपिक के ऊपर चर्चा करनी है वो ये लगभग 5 से 6 प्रकार के टॉपिक के बारे में हमको चर्चा करनी है, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो विंग मार्जिन जो होता है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। विंग मार्जिन के बारे में हम सबसे पहले चर्चा करते हैं। तो विंग मार्जिन को पढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि जो थोरेक्स होता है उसके अंदर पंख कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये थोरेक्स के बारे में जब हमने इसको पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था जो थोरेक्स जो होता है ये 3 सेगमेंट से मिलकर बना होता है, प्रोथोरेक्स, मिजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स। जिसके अंदर जो मिजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स जो होता है इन दोनों के अंदर एक एक जोड़ी पंख पाए जाते हैं और उन्हीं पंखों के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है ना। तो आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से ध्यान से सुनते हुए चलिएगा और प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलेगा, ठीक है ना। तो पंखों की बात करें तो सबसे पहले इसके बारे में जो जनरल चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। पंख जो होते हैं ये कौन कौन से सेगमेंट में पाए जाते हैं। ये पाया जाता है हमारे एक तो मिजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स, दोनों के अंदर क्या पाया जाता है, एक एक जोड़ी पंख पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है, एक एक जोड़ी पंख पाए जाते हैं, ये हमें याद रखना है। और ये जो पंख जो होते हैं इन पंखों के अंदर जो ट्रेकिया जो सिस्टम होता है, जनरली जो कि इंसेक्ट जो होते हैं वो जो श्वसन की क्रिया करते हैं वो ट्रेकिया के माध्यम से करते हैं, जो हम श्वसन छिद्र के नाम से उनको जानते हैं, ठीक है ना। तो श्वसन छिद्रों के माध्यम से करते हैं। तो ये जो ट्रेकिया का जो पूरा जो जाल होता है वो पूरे जो पंख जो होते हैं इन पूरे पंखों के अंदर जो सिराएँ होती है पूरे सिस्टम के अंदर फैला होता है। और ये जो सिस्टम होता है ये पंखों के अंदर पाया जाता है। और इसी के अंदर जो ये पंख होते हैं इसी के अंदर इसमें नर्वस सिस्टम भी पाए जाते हैं। इसके अंदर हमारे जो ट्रेकिया जो सिस्टम होता है वो भी पाया जाता है, जिनके माध्यम से क्या होता है, जो इसके अंदर नर्वस सिस्टम हो, जो सिराएँ होती हैं इन्हीं में क्या होता है, इनमें परिसंचरण तंत्र जो होता है वो रक्त का जो प्रवाह होता रहता है, वो गैसों का जो विनिमय होता रहता है वो पंखों के माध्यम से होता रहता है। क्योंकि जो श्वसन की क्रिया होती है वो पंखों के माध्यम से होती है, क्योंकि इसके अंदर कई सारे ट्रेकियास पाए जाते हैं, पूरा एक सिस्टम पाया जाता है, जाल पाया जाता है, जिनके माध्यम से इनमें जो परिसंचरण की जो क्रिया होती है ऑक्सीजन की और CO2 की वो इनमें लगातार चलती रहती है। ये हमें याद रखना, ठीक है ना। उसके बाद हम इसके अंदर मैं छोटा सा एक रफ डायग्राम बनाऊंगा अब, जिसके अंदर हम वो सारी चीज़ें देखेंगे कि मार्जिन क्या होता है, एंगल क्या होता है, ये दोनों टॉपिक इसके अंदर हमारे कवर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो बात करें हम इसके अंदर, तो सबसे पहले मैं एक जो पंख जो होते हैं उनका एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ। उस रफ डायग्राम के अंदर हमको विंग मार्जिन और विंग एंगल के बारे में हमको पता चल जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से पंख होता है। इसके अंदर हम बात करें तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक था वो कौन सा था, विंग मार्जिन। कौन सा था, विंग मार्जिन। तो जो पंख जो होते हैं पंख के अंदर 3 प्रकार का मार्जिन पाया जाता है।
जो पंख जो होते हैं, पंखों के अंदर 3 प्रकार का मार्जिन पाया जाता है। कई सारी बुक के अंदर मार्जिन नहीं दिया हुआ था, केवल आपको याद रखना है कि मार्जिन पंखों के अंदर पाया जाता है और ये 3 प्रकार का होता है। अब कहाँ कहाँ पर पाया जाता है तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले जो पंख के अंदर जो मार्जिन पाया जाता है, ये जो इसकी जो ऊपरी सतह होती है, पंख की जो ऊपरी सतह होती है वहाँ पर पाए जाते हैं पंख, या फिर हम कह सकते हैं पंखों की या जो कीट की जो सरफेस होती है उसको हम किस नाम से जानते हैं, डोर्सल सरफेस के नाम से जानते हैं। तो जो फर्स्ट वाला जो मार्जिन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, डोर्सल मार्जिन हो जाएगा। जो फर्स्ट वाला जो मार्जिन होगा वो कौन सा होगा, डोर्सल मार्जिन, ठीक है ना। जो फर्स्ट वाला जो मार्जिन होगा वो कौन सा हो जाएगा, हमारे डोर्सल मार्जिन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करें, उसके बाद में हो जाएगा ये वाला जो भाग हो जाएगा, ये वाला जो मार्जिन होता है इसको हम आउटर मार्जिन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, इसको हम आउटर मार्जिन के नाम से जानते हैं। और ये जो नीचे वाला जो इधर वाला जो भाग होता है, इधर वाला जो मार्जिन होता है, इस मार्जिन को हम एनल मार्जिन के नाम से जानते हैं, ठीक है। केवल नाम याद रखना, अभी तक किसी भी एग्जाम के अंदर इससे प्रश्न पूछा नहीं है कि केवल इतना सा याद रखना है कि पंख के अंदर 3 प्रकार के मार्जिन पाए जाते हैं। ऊपरी सतह पर होता है जिसको हम डोर्सल मार्जिन के नाम से जानते हैं, पीछे की तरफ होता है जिसको हम आउटर मार्जिन के नाम से जानते हैं, और नीचे की तरफ जो होता है उसको हम एनल मार्जिन के नाम से जानते हैं। और ये जो एनल मार्जिन होता है इसी को हम और अन्य नाम से भी जानते हैं जिसको हम इनर मार्जिन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, इनर मार्जिन के नाम से जानते हैं। आउटर मार्जिन जो होता है इसको हम एपिकल मार्जिन के नाम से जानते हैं। और जो डोर्सल मार्जिन जो होता है इसको हम एंटीरियर मार्जिन के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो ये केवल 3 प्रकार के मार्जिन होते हैं, ये हमें याद रखना है। उसके बाद में हम नेक्स्ट चर्चा करते हैं। उसके बाद में हमारा आते हैं पहला जो हमारा छोटा सा टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। दूसरा आता है विंग एंगल आता है। क्या आता है, विंग एंगल। तो विंग एंगल की बात करें, इसके अंदर जो ये वाला जो भाग होता है, ये वाला जो भाग होता है इसको हम एक्सिलरी एरिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानता है, तो एक्सिलरी एरिया के नाम से जानता है। यानी कि जो पंखों का जो कीटों के अंदर जो दोनों प्रकार के जो पंख होते हैं, एक होता है फोर विंग, एक होता है हाइंड विंग, वो किस भाग से जुड़े रहते हैं, जो हमारे दोनों प्रकार के जो पंख होते हैं वो किस भाग से जुड़े रहते हैं, तो वो हमारे एक्सिलरी भाग से जुड़े रहते हैं। किस भाग से जुड़े रहते हैं, एक्सिलरी भाग से जुड़े रहते हैं। इस एक्सिलरी भाग के अंदर जो ये त्रिकोण वाला जो बिंदु होता है, इस त्रिकोण वाले बिंदु से एक रेखा निकलती है, जो ये जो त्रिकोण वाला बिंदु होते हैं, इस बिंदु से एक रेखा निकलती है। इस रेखा को हम मीडियम लाइन के नाम से जानते हैं। ये जो बीच वाली जो रेखा होती है, इस रेखा को किस नाम से जाना जाता है, तो मीडियम लाइन के नाम से जानते हैं। और ये जब हम पंखों का शिराविन्यास देखेंगे तब उसके अंदर ये मीडियम जो लाइन है ये वहाँ पर काम आएगी। वहाँ पर इसको हम मीडियम जो एक सिरा के नाम से इसको वहाँ पर संबोधित करेंगे, यानी कि उसको वहाँ पर हम से एक सिरा के रूप में जानेंगे, जिसको हम किस नाम से जानेंगे, मीडियम या मीडियस सिरा के या मीडियस विंस के नाम से इसको जानेंगे, ठीक है ना। अब हम इसके एंगल की बात करें तो इसके अंदर जो एंगल जो होते हैं, वो जो फर्स्ट जो एंगल होगा वो एंगल यहाँ पर पाया जाता है। फर्स्ट जो एंगल होता है वो पाया जाता है जो एक्सिलरी जो भाग होता है, एक्सिलरी भाग के बिल्कुल पास में पाया जाता है, जिसको एक्स के नाम से हम कोई सा भी नाम दे दीजिए, एक्स वाई जेड ABC जो आप पर डिपेंड करता है वो नाम दे दीजिए। तो जो फर्स्ट वाला जो एंगल हो जाएगा वो होता है एक्स, और नंबर सेकंड वाला जो एंगल होता है वो पाया जाता है जो मीडियम वाली जो लाइन होती है, जिसको हम आउटर जो मार्जिन होता है, आउटर मार्जिन के पास में पाया जाता है, आउटर मार्जिन के पास में पाया जाता है, इसको हम वाई नाम दे देते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट जो एंगल आता है वो आता है यहाँ पर आता है वो ये वाला भाग जो होता है, ये वाला पूरा भाग एनल कहलाता है। ये वाला जो पूरा भाग जो होता है ये एनल कहलाता है। तो जो थर्ड जो एंगल होता है वो यहाँ पर बनता है, जिसको हम नाम देते हैं जेड, ठीक है ना। तो एक्स वाई जेड, तो इसके अंदर जो जेड वाला जो एंगल होता है ये कहाँ पर पाया जाता है, तो जो हमारा एनल मार्जिन होता है, एनल मार्जिन के बिल्कुल पास में पाया जाता है। ये हमें याद रखना है। अभी तक इसे टेंशन मत लेना, अभी तक इससे किसी भी प्रकार के कोई प्रश्न नहीं आए। केवल और केवल इतना सा याद रखना है कि ये दोनों टॉपिक भी इसके अंदर छोटे छोटे टॉपिक के रूप में ये इसके अंदर पाया जाता है, ठीक है ना। तो एंगल कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, तो पहला तो पाया जाता है एक्सिलरी भाग के बिल्कुल ऊपर की तरफ पाया जाता है। नंबर सेकंड एंगल पाया जाता है हमारे एपिकल या आउटर मार्जिन जो होता है, जो आउटर जो मार्जिन होता है इसके बिल्कुल पास में होता है, या जो मीडियम जो लाइन होती है उसके वहाँ पर पाया जाता है। और नंबर थर्ड जो एंगल होता है ये पाया जाता है हमारे एनल या इनर मार्जिन जो होता है इसके यहाँ पर पाया जाता है। ये हमें याद रखना, ठीक है ना। इतना उम्मीद आप सभी को समझ में आ गया होगा कि आउटर मार्जिन मार्जिन कहाँ पर होते हैं और पंखों के अंदर वो एक एंगल कहाँ कहाँ पर बन सकते हैं, वो
कहाँ पर पाए जाते हैं ये आपको समझ में आ गएगा। अब इसके बाद में मेन चैप्टर अब स्टार्ट होता है, या मेन टॉपिक अब स्टार्ट होता है सिराओं के बारे में, ठीक है ना। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर केवल पंखों के अंदर अभी तक जो प्रश्न आए हैं वो केवल और केवल थ्योरी के अंदर 4 प्रश्न आए हैं। पहला तो आया है पंखों का जो सिरा विन्यास जो होता है उसको विस्तार से समझाइए, उसका हमें एक डायग्राम बनाना होता है, उसको विस्तार से बताना होता है। दूसरा होता है क्रॉस विंग्स कौन कौन सी होती है उनका पर्टिकुलर क्वेश्चन आया हुआ है। नंबर 3 आया हुआ है कि इसके अंदर जो पंखों का जो रूपांतरण होता है, मॉडिफिकेशन जो विंग्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था टेगमिना, इलाइटर, हल्टर, सूडो हल्टर, ये जितना मैं ये बताया था ये सारे को बारे में प्रश्न आया हुआ। और एक आया है इसका जो विंग कपलिंग डिवाइस होते हैं उनके बारे में इससे प्रश्न आया हुआ, ठीक ना। तो ये अब लास्ट के जो 4 टॉपिक होंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सब अब हम स्टार्ट करते हैं इसके अंदर पंखों का जो सिराएं होती है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है ना। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम इसके अंदर स्टार्ट करते हैं साथियों, पंखों के अंदर सिरा विन्यास, या पंखों के अंदर हो जाएगा सिराएं, सिराएं या विन, ठीक है ना। इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम सिराओं से रिलेटेड जो भी छोटी छोटी जानकारी है, इनका क्लासिफिकेशन किसने दिया था, कब दिया था, जो सिराएं होती है कितने प्रकार की होती है, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। उसके बाद में हम एक डायग्राम का माध्यम से इनको समझने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो आप भी टॉपिक डालिएगा पंखों के अंदर सिराएं, जिनको हम विंस के नाम से जानते हैं। सबसे पहले हम सिराओं की बात करें तो सबसे पहले पंखों की बात करें तो पंखों के अंदर जो सिराएं जो होती हैं, पंख के अंदर जो सिराएं होती हैं, पंखों के अंदर जो सिराएं पाई जाती हैं, इसको सबसे पहले किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया था, तो उस वैज्ञानिक का नाम याद रखना है हमको। पंखों के अंदर जो सिराएं होती हैं उनके बारे में सबसे पहले हमें कामस्टोक, ये वैज्ञानिक का नाम याद रखना, कामस्टोक व निदम ने बताया था। और ये कब बताया था, तो ये बताया था 1898 में बताया था। कब बताया था, 1898 में बताया था। और ये जो कामस्टोक व निदम ने बताया था, ये इन्होंने बताया था कितने सिराओं के बारे में बताया था, तो 8 सिराओं के बारे में बताया था, ठीक है ना। 8 सिराएं कौन कौन सी है वो हम थोड़ी देर बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले केवल जो रटने वाली चीज़ें हैं या फिर जो वैज्ञानिक नाम वाली जो चीज़ें हैं वो हम देख लेते हैं, ठीक है ना। तो पंखों के अंदर सिराओं के बारे में सबसे पहले जो बताया था वो बताया था कामस्टोक व निदम ने बताया था। कब बताया था, 1898 में बताया था। और कितने सिराओं के बारे में बताया था, 8 सिराओं के बारे में बताया था। कहीं कहीं 6 भी लिखी हुई होती है, कहीं कहीं जगह 8 भी लिखे हुए, तो हम 8 मानेंगे, ठीक है ना। और वर्तमान में हम अभी ये जो हम पढ़ेंगे वो 8 सिराओं के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में हम नेक्स्ट बात करें तो यह जो वर्गीकरण बताया था इन्होंने 8 सिराओं के बारे में, ये किस प्रकार का वर्गीकरण है, तो सर्वव्यापी वर्गीकरण है पंखों का, ठीक है ना। या फिर हम कह सकते हैं सर्वव्यापी वर्गीकरण, ना कहकर सर्वव्यापी सिराएं पर लागू है। कहने का अर्थ ये है कि जितने भी इंसेक्ट होते हैं उन सभी कीटों के ऊपर यह वर्गीकरण लागू होता है। ये जो जितने भी हम इंसेक्ट पढ़ते हैं, हम इसके जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होगा उसके बाद में हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। उसके बाद में हम इसके जितने भी हानिकारक इंसेक्ट होते हैं जो फसलों में लगते हैं और लाभदायक जितने भी इंसेक्ट होते हैं उन सभी इंसेक्ट के बारे में देखेंगे। तो उनका जो सिरा विन्यास जो होता है उन सभी कीटों के ऊपर ये जो सिरा विन्यास जो होता है ये लागू होता है, ठीक है ना। किनके द्वारा दिया गया था, कामस्टोक व निदम के द्वारा दिया गया था, ये हमें याद रखना है। अब ये जो कामस्टोक व जो निदम थे, इन्होंने जितने भी ये सिराएं थी, कामस्टोक व निदम ने जितनी भी 8 प्रकार की सिराएं थी, इन 8 प्रकार की जो सिराएं थी ये इनको कितने भागों में बांटा था, 2 भागों में बांटा था। जो कामस्टोक व निदम ने जो 8 सिराएं बांटी थी, तो उन सिराओं को हम थोड़ी देर बाद में नाम भी देखेंगे। तो इनको कितने 2 भागों में बांटा था। एक को तो बांटा था मुख्य सिराएं, मुख्य सिरा, और एक हो जाएगा इसमें उपसिरा, मुख्य सिराएं, और एक हो जाएगा उपसिरा, मुख्य सिराएं, और एक हो जाएगा इसके अंदर उपसिराएं। या फिर हम कह सकते हैं मेन विंस और सब विंस हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें जो मुख्य विंस जो जितने भी थे उन सभी को किससे इन्होंने डिनोट किया, प्लस वाले साइन से, या फिर इनको धन से डिनोट किया। यानी कि ऐसी सिराएं जो मुख्य सिराओं के रूप में कार्य करती हैं उनको उन्होंने मुख्य सिरा के रूप में प्लस वाले चिन्ह से इंडिकेट किया, जो हम डायग्राम से के अंदर समझेंगे। और उप सिराएं जितने भी थे इन उप सिराओं को इन्होंने नेगेटिव वाले या माइनस के
ऋण के चिन्ह से इन्होंने संबोधित किया, ठीक है ना। तो इसके अंदर 2 प्रकार की सिराएं हम देखेंगे। 8 सिराओं के अंदर भी इसमें 4 तो मुख्य सिराएं होती है और 4 हमारे उप सिराएं होती है। इनमें से जो भी मुख्य सिरा होगी उनको उनके आगे हम प्लस का साइन लगाएंगे, और जो भी हमारे उप सिराएं होगी, 4 उप सिराएं जो होगी उनके सामने हम नेगेटिव का चिन्ह लगाएंगे। ये हमें याद रखना है। ये तो किससे रिलेटेड है, ये हमारे काम, स्टॉक व निधन से रिलेटेड जो सिराओं का इन्होंने वर्गीकरण बताया था वो हो गया हमारे। उसके बाद में 1991 में एक और वैज्ञानिक आए थे, उनके बारे में हम देख लेते हैं। यहाँ पर 1991 में एक वैज्ञानिक और हुए थे, उन्होंने सिराओं का एक नया वर्गीकरण दिया था। उनका नाम हो जाएगा कुकलवा। क्या नाम हो जाएगा उनका? नाम है क्या? कुकलवा, ठीक है ना। उनका वैज्ञानिक का नाम है कुकलवा। 1991 में कुकलवा के द्वारा एक सिराओं के बारे में या फिर पंखों का जो सिरा विन्यास है उसके बारे में एक वर्गीकरण बताया था। और उन्होंने जो वर्गीकरण दिया था ये किस गण पर दिया था? इन्होंने पर्टिकुलर जो काम, स्टॉक व निधन है इनके द्वारा जो ये सिराओं के बारे में बताया था, ये किसी पर्टिकुलर इंसेक्ट को नहीं लेकर बताया था या किसी पर्टिकुलर ऑर्डर के ऊपर नहीं दिया गया था। ये सभी के लिए लागू होता है, यानी कि इन्होंने सर्वव्यापी रूप से दिया था। किसी भी इंसेक्ट को, पर्टिकुलर इंसेक्ट के बारे में नहीं बताया था। लेकिन जो कुकलवा का जो वर्गीकरण है, इन्होंने जब सिराओं का अध्ययन किया तो वो पर्टिकुलर ऑर्डर को उन्होंने चॉइस ली। उनको जो कुकलवा ने जो वर्गीकरण दिया था वो पर्टिकुलर एक ऑर्डर पर दिया था, और उस ऑर्डर के अंदर जो भी इंसेक्ट आते हैं उनके ऊपर दिया था। तो ये हमें दो बातें इसके अंदर याद रखनी है, ठीक है ना। तो जो कुकलवा जो वैज्ञानिक थे इनके द्वारा जो दिया गया था वो जो ऑर्डर था वो था न्यूरोप्टेरा। कौन सा ऑर्डर था? न्यूरोप्टेरा गण पर इन्होंने, यानी कि न्यूरोप्टेरा ऑर्डर के अंदर आने वाले जितने भी हमारे इंसेक्ट होते हैं उन इंसेक्ट के ऊपर कुकलवा का जो सिरा विन्यास है वो लागू होता है। यानी कि कहने का अर्थ है कि 1991 में जो कुकलवा ने जो वर्गीकरण दिया था वो न्यूरोप्टेरा गण के अंदर पाए जाने वाले जो कीट होते हैं उनमें से किसी भी इंसेक्ट का चयन किया, और चयन करने के बाद में उनका अध्ययन किया, स्टडी की कि उसके अंदर कौन कौन सी सिराएं पाई जाती है। तो उसके आधार पर ये वर्गीकरण था। और हमें जो पढ़ना है, और जो एग्जाम के अंदर जो ज़्यादातर मोस्ट ऑफ रूप से पूछा जाता है वो पूछा जाता है काम, स्टॉक व निधन का जो सिरा विन्यास है या उनका जो वर्गीकरण है उसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। तो ये पंखों के सिरा विन्यास के बारे में जो रटने वाली चीज़ें हैं वो हमें ये याद रखनी है। अब हम देखते हैं ये जो 8 प्रकार की जो सिराएं होती हैं, इन सिराओं के बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है ना। इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम 8 प्रकार की जो सिराएं हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। अब इसके अंदर हम बात करें इसके 8 प्रकार की सिराओं के रूप में, तो इसमें जो सबसे पहली जो हमारे विंस या जो सिरा आती हैं उसका नाम है, सबसे पहले हम केवल नाम देखेंगे सिराओं के, उसके बाद में हम आगे उनका एक डायग्राम के माध्यम से उनको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो इसके अंदर नंबर फर्स्ट हो जाएगा हमारे सिराएं की बात करें तो कोस्टा। सबसे पहले केवल नाम लिख रहा हूँ, उसके बाद में कोस्टा के बारे में हमें 1-2 बातें जो पता होनी चाहिए वो हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है ना। कोस्टा। दूसरा हो जाएगा इसके अंदर सब कोस्टा। थर्ड की बात करें तो नंबर 3 हो जाएगा कोस्टा सब कोस्टा। नंबर 3 हो जाएगा इसके अंदर रेडियस। नंबर 4 हो जाएगा इसके अंदर मीडियस। नंबर 5 की बात करें तो इसके अंदर हो जाएगा कोस्टा सब कोस्टा रेडियस मीडियस। नंबर 5 हो जाएगा क्यूबिटस। नंबर 6 की बात करें तो नंबर 6 हो जाएगा यहाँ पर एनल, जिसको अब ये जो एनल जो विंस होती हैं मुख्य रूप से तो 6 प्रकार की होती है, लेकिन जो एनल जो सिराएं होती है ये फिर से 3 प्रकार की हो जाती है, जिनको हम अलग अलग नाम से जानते हैं, जिनको हम एनल फर्स्ट ए के नाम से पुकारते हैं। उसके बाद में आ जाएगा हमारे इसमें सेकंड ए, और इसी प्रकार आ जाएगा थर्ड ए। तो ये कितने प्रकार के हो गए हमारे? 7-8 प्रकार के हमारे ये सिराएं होगी। कौन कौन सी? कोस्टा सब कोस्टा रेडियस मीडियस क्यूबिटस एनल फर्स्ट है, एनल सेकंड है और एनल थर्ड है। ये हमारे 8 प्रकार की सिराएं होती है। अब लास्ट की वाली जो आपको दिखाई दे रही है ये एनल वाली, इसकी जगह कहीं कहीं जो बुक के अंदर पेनल्टीमेट और अल्टीमेट 2 प्रकार की सिराएं और मिलती हैं, तो वो हम नहीं पढ़ेंगे।
केवल मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, जो दूसरी कई जगह दो अलग अलग प्रकार की सिराएं मिलती है, उसके अंदर कॉमन रूप से कोस्टा होता है, सब कोस्टा होता है, रेडियस, मीडियस और क्यूबिटस। ये जो 5 प्रकार की, जो शुरुआत की जो 5 प्रकार की जो सिराएं हैं, ये तो कॉमन रूप से सभी में पाई जाती है, लेकिन कुछ सभी वैज्ञानिकों ने अलग अलग अपना मत दिया था। उसके अंदर कामस्टोक और निदम ने जो बताया था, वो बताया था एनल फर्स्ट है, एनल सेकंड है और एनल थर्ड है। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने अलग बताया था, जिसके अंदर क्यूबिटस के बाद में एनल की जगह उन्होंने अल्टीमेट और पेनल्टीमेट को रखा था। कौन कौन किस किस को रखा था? अल्टीमेट और पेनल्टीमेट को रखा था। फिर से ये अगेन, ये जो अल्टीमेट और पेनल्टीमेट होती है, ये फिर से 2 प्रकार की होती है, जिसके अंदर अल्टीमेट पॉजिटिव हो जाएगी और एक हो जाएगा सब अल्टीमेट, जिसको हम नेगेटिव के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। और इसी प्रकार हो जाएगा पेनल्टी की बात करें तो पेनल्टीमेट पॉजिटिव हो जाएगी और सब पेनल्टी हो जाएगी, जो फिर अलग अलग प्रकार की होती है, तो हम उस पर नहीं जाएंगे, केवल आप ऐसे ही याद रख लेना उसको, ठीक है ना। और बुक के अंदर दे रखा है, बुक के अंदर उसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है ना। तो ये हमारा 8 प्रकार की सिराएं होती है। अब इनके बारे में हम देख लेते हैं कि इनके अंदर क्या क्या बातें हमको याद रखने की है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इनके बारे में ये 8 नाम याद होने चाहिए। कौन कौन से? कोस्टा, सब कोस्टा, रेडियस, मीडियस, क्यूबिटस और एनल, ठीक है ना। और एनल के 3 कैटेगरी होती है, ये हमें याद रखना है। अब हम प्रतीक चिन्ह की बात करते हैं कि अगर कहीं पे जरूरी थोड़े हो सकता है न्यू टाइप के अंदर या फिर ऑब्जेक्टिव के अंदर प्रश्न आ जाएगी, निम्न में से जो कोष्टा सब कोष्टा जो होती है, इनका प्रतीक चिन्ह क्या होता है, तो वो प्रतीक चिन्ह भी हमें याद रखना है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार बात करें हम, जो कोष्टा जो होता है, इसका जो प्रतीक चिन्ह होता है, इसको हम किससे? सी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? सी से डिनोट करते हैं। सब कोष्टा को हम एस और सी से डिनोट करते हैं। आर जो होती है, ये आर को हम, रेडियस को हम आर से डिनोट करते हैं। मीडियस जो होती है, इसको हम एम से डिनोट करते हैं। जो क्यूबिटस जो होती है, इसको हम सी यू से डिनोट करते हैं। और ये जो तीनों प्रकार के होते हैं, इसको हम ए से डिनोट करते हैं। और इनका अगर हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये लगा देते हैं, ये हमें याद रखना। अब इसके अंदर हम इसका एक दो बातें और हैं, वो हम देख लेते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है, जो ये जितनी भी सिराएं होती है, इनमें प्रश्न आता है कि ये फिर आगे जाकर सिराएं फिर से 2 प्रकार की हो जाती हैं, या इनको विभाजन के आधार पर 2 भागों में बांटा जाता है। इनकी ऐसी सिराएं जिनमें किसी प्रकार के उप सिराएं नहीं पाई जाती, उनका एक कैटेगरी एक अलग होती है। और ऐसी सिराएं जिनके अंदर उप सिराएं मुख्य रूप से पाई जाती हैं, तो इनको फिर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। तो इसके अंदर बात करें, ये जो 8 प्रकार की जो सिराएं हैं, इसके अंदर याद रखना, जो कोस्टा और जो हमारा एनल है, जो कोस्टा और हमारे जो एनल जो वेंस हैं, कोस्टा और जो एनल वेंस हैं, इनमें किसी भी प्रकार का, इसमें किसी भी प्रकार की उपसिरा नहीं पाई जाती। उपसिराएं इनमें अनुपस्थित होती है। यानी कि कहने का अर्थ ये है कि जो हमारे कोस्टा और एनल जो विंस है, ये दोनों प्रकार की जो सिराएं हैं, ये हमारे सिंगल विंस होती है, यानी कि ये केवल और केवल एक सिरा युक्त होती है, ये हमें याद रखना है। लेकिन जो जितने भी बाकी शेष बची हुई जितने भी हैं हमारे, कौन कौन से? नंबर सेकंड, नंबर थर्ड, नंबर फोर्थ और नंबर फिफ्थ, ये जो चारों जो होती है, ये हमारे मुख्य रूप से उपसिराओं में विभाजित होती है, ये हमें याद रखना। अब ये उपसिराएं भी इसके अंदर अलग अलग प्रकार की होती हैं, उनको हम अलग अलग नाम से जानते हैं, तो वो अभी हम डायग्राम के अंदर समझेंगे, ठीक है ना। तो ये मुख्य रूप से याद रखना, जो कोस्टा और जो एनल जो होता है, ये मुख्य रूप से याद रखना, ये हमारे किसी भी प्रकार की इसके अंदर उपसिराएं नहीं पाई जाती। और शेष जो 4 प्रकार की जो होती हैं, इनके अंदर मुख्य रूप से उपसिराएं पाई जाती हैं। तो बात करें तो कोस्टा सब कोस्टा होती है, इसकी उपसिराओं की बात करें तो इसके अंदर 2 प्रकार की उपसिराएं पाई जाती है, जिसको हम एक को तो सब कोस्टा पॉजिटिव और एक को हम सब कोस्टा नेगेटिव के नाम से जानते हैं, ये हमें याद रखना, ठीक है ना। और जैसे हम बात करें जो रेडियस जो होती है, ये फिर 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है रेडियस फर्स्ट और एक हो जाएगा हमारा रेडियस सेकंड। रेडियस RC के नाम से जानते हैं, जिसका अर्थ हो जाएगा रेडियस स्कैटोरियल हो जाएगा, ठीक है ना। वो अभी क्या होता है हम थोड़ी देर बाद में देखेंगे, लेकिन एक मैं आपको लेआउट बता रहा हूँ कि हमें इसके अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती है, ठीक है ना। तो रेडियस स्कैटोरियल होते हैं, वो फिर आगे जाकर फिर और 4 भागों में डिवाइड हो जाती है। तो पूरा अल्टीमेट जो ये हमारे जो आर जो रेडियस जो सिराएं जो होती है, रेडियस विंस जो होती है, ये 5 प्रकार की होती है, जिसको हम R1 फर्स्ट, R सेकंड, R थर्ड, R फोर्थ ऐसे नाम से जानते हैं। इसी प्रकार जो मीडियस जो होता है, इसी को भी ये भी 4 प्रकार की होती है, M1, M2, M3, M4 के नाम से इस प्रकार से होती है। क्यूबिटस जो होती है, ये भी फिर 2 प्रकार की होती है, क्यूबिटस फर्स्ट और क्यूबिटस सेकंड। और एनल जो होती है, वो 3 प्रकार की होती है, ये हमें याद रखना, ठीक है ना। तो
ये सभी बातें हमको याद रखनी है। अब ये जितनी भी ये सिराएं जो होती है, ये जितनी भी सिराएं हैं, ये किस प्रकार की सिराएं हैं, ये हमारे लॉन्गिट्यूडल या हॉरिजॉन्टल होती हैं, हॉरिजॉन्टल विंस होती हैं। यानी कि अभी हम जो एक डायग्राम देखेंगे, डायग्राम के अंदर जितने भी ये 8 जो सिराएं हैं, ये हमारे किस प्रकार की हॉरिजॉन्टल या फिर लॉन्गिट्यूड होगी। यानी कि कहने का अर्थ है, ये मान लीजिए कि ये पंख है, ये इसका ये हो जाएगा हमारे एक्सिलरी भाग हो गया ये इसका, ठीक है ना, ये इसका एक्सिलरी भाग हो गया, ये पंखे की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। तो ये जितने भी 8 सिराएं जो हैं, ये सभी 8 सिराएं किस प्रकार की होगी, ये लॉन्गिट्यूड होगी। यानी कि ये हो सकता है ये इस प्रकार से पंखों के अंदर पूरे रूप से ये एक्सिलरी भाग से निकलेगी ये, और ये इस प्रकार से ये जुड़ी रहेगी, ठीक है ना, इस प्रकार से ये जुड़ी रहेगी। ये सभी की सभी किस दिशा में जा रही है, हॉरिजॉन्टल यानी कि लॉन्गिट्यूड यानी कि लंबवत रूप से सिराएं पंखों के अंदर फैली रहती है, पूरे जाल के रूप में फैली रहती है। लेकिन अब ये तो सारी की सारी क्या हो जाएगी, इनमें सब कोष्ठा है, सभी कोष्ठा सब कोष्ठा रेडियस मीडियस सभी प्रकार की इसके अंदर मिल जाएगी। अब ये तो हमारे सभी की सभी हॉरिजॉन्टल वेन्स हो गए, या फिर हम कह सकते हैं लंबवत सिराएं होगी। अब ये सभी लंबवत सिराएं आपस में जुड़ी रहती हैं, और ये इनको जो जोड़ने वाली जो सिराएं होती हैं, उनको हम क्रॉस विंस के नाम से जानते हैं। जितनी भी ये हमारे सिराएं होती हैं लॉन्गिट्यूड या हॉरिजॉन्टल विंस, ये सभी विंस जो होती हैं ये आपस में जुड़ी रहती हैं, और उनको हम किस नाम से जानते हैं, ये इस प्रकार से जुड़ी रहती है, ठीक है ना, ये इस प्रकार से जुड़ी रहती हैं। और ये जो जोड़ने का जो मुख्य कार्य करता है, इन्हीं को हम किस नाम से जानते हैं, क्रॉस विंस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इनको, क्रॉस विंस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, क्रॉस विंस के नाम से जानते हैं। ये हमें याद रखना है। सबसे पहले हम इसकी जो तथ्यात्मक जानकारी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इन सभी चीज़ों को टेंशन मत लो, इन सभी चीज़ों को हम एक डायग्राम के माध्यम से भी समझेंगे, तब आपको उसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो थोड़ा पेशेंस बना के रखिएगा, क्योंकि हाँ थोड़ा बोर्ड छोटा है, तो डायग्राम और जो थ्योरी की जो पूरी दोनों चीज़ें हैं वो एक साथ में नहीं पॉसिबल नहीं हो पा रही है। इसी वजह से मैं केवल आपको स्टार्टिंग में थ्योरी के बारे में बता रहा हूँ, उसके बाद में हम इसका एक डायग्राम के माध्यम से इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारे हॉरिजॉन्टल विंस कौन कौन सी होती है, तो ये याद रखना है, एग्जाम के अंदर सीधा सीधा प्रश्न आता है। हो सकता है न्यू टाइप के अंदर प्रश्न आ जाएगी, निम्न में से कौन सी हमारे हॉरिजॉन्टल विंस या लॉन्गिट्यूड विंस है, और निम्न में से कौन सी क्रॉस विंस होती है, ये हमें याद रखना है, ठीक है ना। तो अब हमने सबसे पहले किस बारे में देखा, हॉरिजॉन्टल विंस के बारे में देखा। अब हम इसके अंदर चर्चा करते हैं किसके बारे में, क्रॉस विंस के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है ना। किसके बारे में चर्चा करते हैं, क्रॉस विंस के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है ना। तो ये इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम चर्चा करते हैं क्रॉस विंस के बारे में चर्चा करते हैं। ये लगभग 4-5 प्रकार की ये भी होती है, तो उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, ठीक है ना। अब हम चर्चा करते हैं इसके अंदर क्रॉस विंस के बारे में हम चर्चा करते हैं। सिराओं के अंदर अब जो हमारे इसी के अंदर जो हो जाएगा वो टॉपिक कौन सा हो जाएगा इसके अंदर, क्रॉस विंस, या हम कह सकते हैं इसको क्रॉस विंस को हम आड़ी सिराओं के नाम से भी इसको हम जानते हैं, ठीक है ना। तो आड़ी सिराएं या क्रॉस विंस कितने प्रकार की होती है, तो ये 6 प्रकार की होती है, ठीक है ना। तो जो क्रॉस विंस जो होती है इनका मुख्य कार्य क्या होता है, तो जितने भी हॉरिजॉन्टल या लॉन्गिट्यूड जो हमने सिराएं देखी थी, जो 8 प्रकार के जो हमने पिछले स्लाइड पे जो सिराएं देखी थी, उन सिराओं को ये क्या करते हैं, आपस में जोड़ कर रखती है, और एक इनको एक सपोर्ट देने का कार्य करती है, जिसकी वजह से इनका जो भी फंक्शन होता है वो आसानी से कार्य करता रहता है, और ये पंखों के उड़ने में भी ये सहायता प्रदान करते हैं। ये इसका मुख्य कार्य होता है, ठीक है ना। मुख्य कार्य के रूप में अगर प्रश्न पूछा जाता है कि क्रॉस विंस का क्या कार्य है, तो ये सपोर्टिंग के लिए होती हैं। जो लॉन्गिट्यूड और हॉरिजॉन्टल जो सिराएं होती हैं इनको सपोर्ट देने का ये कार्य करते हैं, ये हमें याद रखना, ठीक है ना। तो क्रॉस विंस हो जाएगा। तो क्रॉस विंस कितने 6 प्रकार के होते हैं, कौन कौन सी, उनके नाम के बारे में हम देखें। तो सबसे पहला हो जाएगा हमारे क्रॉस विन ह्यूमरल क्रॉस विन, ह्यूमरल विंस, ठीक है ना, ह्यूमरल विंस, या इसको हम हिंदी में ह्यूमरल के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। अब इसका ये किस किस को जोड़ने का कार्य करती है, जो क्रॉस विंस जो होती है उसके अंदर जो ह्यूमरल जो विंस जो होती है, ये किस किस लॉन्गिट्यूड जो या हॉरिजॉन्टल विंस होती है किसको जोड़ने का कार्य करती है, तो वो हम थोड़ी देर बाद में देखेंगे। सबसे पहले हमें नाम याद होने चाहिए, ठीक है ना। नंबर सेकंड की बात करें तो नंबर सेकंड हो जाएगा इसके अंदर रेडियल क्रॉस विन, रेडियल क्रॉस विन, ठीक है ना। नंबर थर्ड की बात करें, नंबर थर्ड हो जाएगा
स्केटोरियल क्रॉस वेन कौन कौन सी हो जाएगी, ह्यूमरल वेन्स हो जाएगी, रेडियल क्रॉस वेन हो जाएगी, स्केटोरियल क्रॉस वेन हो जाएगी। नंबर 4 की बात करें तो नंबर 4 हो जाएगा इसके अंदर रेडियो मीडियल क्रॉस वेन, रेडियो मीडियल क्रॉस वेन। नंबर 5 हो जाएगा इसके अंदर मीडियल क्रॉस वेन, रेडियो मीडियल क्रॉस वेन। और नंबर 6 हो जाएगी इसके अंदर मीडियल क्यूबिटस क्रॉस वेन। ठीक है ना। तो ये 6 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, ह्यूमरल क्रॉस वेन, रेडियल क्रॉस वेन, स्केटोरियल क्रॉस वेन, रेडियल मीडियल क्रॉस वेन, मीडियल क्रॉस वेन और मीडियल क्यूबिटस वेन्स हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये 6 प्रकार की होती है, इनका कोशिश करना नाम याद रखने की। अब हम इसके अंदर देखते हैं कि जो ह्यूमरल जो क्रॉस वेन होती है यह किस प्रकार की हॉरिजॉन्टल जो हमारे वेन्स होती हैं उनको जोड़ने का कार्य करती है। तो जो ह्यूमरल जो क्रॉस वेन होती है ये हमारे कोस्टा और सब कोस्टा को आपस में क्या करती है, जोड़ने का कार्य करती है, यानी कि इनको ऐड करने का कार्य करती है। जब हम डायग्राम के अंदर देखेंगे तब वहाँ पर आपको सब चीज़ें ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि ह्यूमरल क्रॉस वेन कहाँ पर पाई जाती हैं, सब कोस्टा ये कहाँ पर होती है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसको केवल एक लेआउट के रूप में देख रहे हैं, ये डायग्राम के अंदर आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। तो ह्यूमरल जो वेन्स होती हैं इसका जो मुख्य कार्य होता है ये क्या करती हैं, कोस्टा और जो हमारी सब कोस्टा जो लॉन्गिट्यूड या हॉरिजॉन्टल जो वेन्स होती है उनको ये क्या करती है, जोड़ने का कार्य करती है, यानी कि इन दोनों को मजबूती प्रदान करने का कार्य करती है, जिसकी वजह से सिराओं का फैलाव अच्छा रहे और पंखों का विस्तार अच्छे से होता रहे। ठीक है ना। उसके बाद में आता है रेडियस क्रॉस वेन्स जो होती हैं। रेडियस क्रॉस वेन्स का जो मुख्य कार्य होता है ये R1 और R2 को क्या करती हैं, जोड़ने का कार्य करती है। इसका जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है, रेडियस क्रॉस वेन्स जो होती है R1 और R2 को ये जोड़ने का काम करते हैं। अभी R1 और R2 क्या होता है, तो ये जो हमारे रेडियस जो हमने पिछली स्लाइड में देखा था, जो रेडियस जो हॉरिजॉन्टल जो वेन्स होती हैं रेडियस उसके ये प्रकार होते हैं, 4 से 5 प्रकार की होती है। उसके अंदर जो फर्स्ट जो होती है R1 और R2 जो होती है हमारे क्रॉस जो हॉरिजॉन्टल जो वेन्स होती हैं उनको जो जोड़ने का जो कार्य करती हैं वो करती हैं रेडियस क्रॉस वेन, इनको जोड़ने का कार्य करते हैं, ये हमें याद रखना। ठीक है ना। उसके बाद में आता है हमारे स्केटोरियल क्रॉस वेन। स्केटोरियल क्रॉस वेन किसको जोड़ता है, तो ये हमारे जोड़ता है R3 और R4 को, ये क्या करता है, जोड़ने का कार्य करता है। ये क्या करता है, R3 और R4 को ये जोड़ने का कार्य करता है, ये हमें याद रखना है। उसके बाद में आता है हमारे रेडियो मीडियल क्रॉस वेन। ये क्या करता है, तो रेडियो मीडियल जो क्रॉस वेन होता है ये क्या करता है, तो ये हमारे R4 और MF फर्स्ट को ये क्या करता है, ऐड करने का यानी कि जोड़ने का कार्य करता है। अब इसके अंदर रेडियो मीडियल के अंदर जो R4 तो उसके रेडियस का प्रकार हो गया। अब इसके अंदर ये MA फर्स्ट क्या है, तो ये जो MA फर्स्ट क्या होता है, तो जो हमने पिछली स्लाइड में जो हॉरिजॉन्टल या लॉन्गिट्यूड जो 8 प्रकार की जो सिराएं देखी थी उसके अंदर मैंने आपको मीडियस प्रकार की जो सिराएं होती है उसके बारे में बताया था। तो ये 2 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है इसके अंदर मीडियस, MA का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर मीडियस एंटीरियर प्रकार की सिराएं हो जाएगी। ठीक है ना। मीडियस एंटीरियर प्रकार की सिराएं हो जाएगी। अब ये जो मीडियस एंटीरियर प्रकार की जो सिराएं होती है ये फिर अगेन आगे जाकर 2 भागों में विभाजित हो जाती है। तो उसके अंदर उसको नाम दिया जाता है मीडियस एंटीरियर फर्स्ट और मीडियस एंटीरियर सेकंड। उसके अंदर इसको शॉर्ट में MA फर्स्ट और MA सेकंड के नाम से जाना जाता है। तो R4 को MA1 से जोड़ने का जो मुख्य कार्य जो करती हैं क्रॉस वेन वो करती हैं रेडियस मीडियस क्रॉस वेन्स, ये इसका मुख्य कार्य होता है। उसके बाद आती है हमारे मीडियल क्रॉस वेन की बात करें तो ये जोड़ने का कार्य करती हैं MA2 को MP फर्स्ट से, ये क्या करती हैं, जोड़ने का कार्य करती है। किससे जोड़ने का कार्य करती है, MA2 को MP1 के साथ में इसको जोड़ने का कार्य करती हैं, ये हमें याद रखना। ठीक है ना। उसके बाद में आता है मीडियल क्यूबिटस के आती है मीडियल क्यूबिटस जो हमारे क्रॉस वेन्स होती है ये क्या करती है, तो ये MP4 को क्यूबिटस फर्स्ट से जोड़ने का कार्य करती है। ठीक है ना। तो ये 6 प्रकार की हमारे सिराएं होती हैं। ये सिराओं का पूरी कोशिश करना, इसको 2-3 बार अच्छे से पढ़ना, आपको चीज़ें याद हो जाएगी। ठीक है ना। पहली कौन सी हो जाएगी, ह्यूमरल वेन्स हो जाएगी, रेडियल क्रॉस वेन हो जाएगी, स्केटोरियल
क्रॉसविन रेडियो मीडियल क्रॉसविन और मीडियल क्यूबिटस क्रॉसविन हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसका फंक्शन क्या क्या होता है, तो जो ह्यूमेरल जो विंस होती है ये हमारे मुख्य रूप से कोस्टा और जो सब कोस्टा जो लॉन्गिट्यूड जो मुख्य सिरा होती है इनको जोड़ने का काम करती है। सेकंड आती है हमारे रेडियल क्रॉसविन आती है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है, R1 और R2 जो सिराएं होती है उनको जोड़ने का काम करती है। नंबर थर्ड आता है हमें स्केटोरिया, इसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो ये R3 और R4 को जोड़ने का काम करती है। उसके बाद में नंबर फोर्थ पर आता है हमारा रेडियो मीडियल, इसका मुख्य कार्य क्या होता है, R4 को M में फर्स्ट से जोड़ने का काम करती है। नंबर फिफ्थ पर आता है हमारे मीडियल, क्या नंबर फिफ्थ पर आता है हमारे मीडियल क्रॉसविन, इसका मुख्य जो कार्य होता है वो होता है R4 को M2 को MP1 से जोड़ने का काम करती है। और मीडियल क्यूबिटस जो होती है ये MP4 को क्यूबिटस फर्स्ट से जोड़ने का कार्य करती है, ठीक है ना। इसी के साथ में हमारे जो भी सिराओं से रिलेटेड जो भी मेन इन्फॉर्मेशन या जानकारी थी वो यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब इसका जो मुख्य रूप से जो समझने के लिए एक डायग्राम बनेगा वो डायग्राम हम नेक्स्ट सेशन के अंदर चर्चा करेंगे, क्योंकि वो जो पूरा डायग्राम होगा उसको समझाने के लिए कम से कम ये मान के चलिए आप आधे घंटे से ज़्यादा का समय लगेगा। तो ये सेशन, आज का सेशन काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आज के सेशन को हम यहीं पर स्किप करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम इन सभी चीज़ों को एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। टेंशन मत लेना, एक डायग्राम को हम अच्छे से धीरे धीरे बिल्कुल 0 लेवल से समझते हुए उसको हम 100 लेवल तक की ओर लेकर जाएंगे, ठीक है ना। तो आज का सेशन ये कंप्लीट होता है। अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो अपने साथियों के साथ में से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा जो भी टॉपिक्स छोटे छोटे बचे हैं उन टॉपिक को हम नेक्स्ट सेशन में हम कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।